हेलो एवरीवन, दिस इज शनीला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन चित्रकला का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो उसको भी आप देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने किसको कवर किया था, यानी कि बाबर को पढ़ा था, ठीक है, और उसका पुत्र जो हुमायूं था उसको हम लोगों ने कवर किया था। मुगल कालीन चित्रकला हम लोग क्या कैसे पढ़ रहे हैं, जितने भी आपके एग्जाम में चित्रकला के एग्जाम में यानी कि आर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मुगल काल यहाँ पर पूरा हिस्ट्री के पर्पज से नहीं पढ़े, बल्कि हम लोग चित्रकला की हिस्ट्री के पर्पज से पढ़ रहे हैं। जो आपके केवीएस आर्ट, एनवीएस आर्ट, यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट, इसके अलावा आपका एलटी ग्रेड आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपको एच टेट की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एच टेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी आपके आर्ट से रिलेटेड एग्जाम्स हैं तो ये सभी के लिए है, ठीक है, सभी के लिए, ठीक है। आपको सभी में जो सिलेबस होता है आर्ट का वो लगभग आपका सेम रहता है। जो मुगल काल जो है यानी कि मुगल कालीन जो चित्रकला है, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसीलिए इसको हम लोग पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, ठीक है। अकबर को भी हम लोग क्या है कई पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि अकबर को भी हम लोग 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग थोड़ा सा अकबर के बारे में देखेंगे, उसके बाद अकबर के काल में बहुत से हिंदू कलाकार और प्लस आपके मुस्लिम कलाकार हैं, फिर उनके बारे में भी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें देखेंगे। फिर इसके अलावा इन्होंने साहित्य में, इनके काल में जो साहित्य लिखा गया उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा अकबर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ये क्या खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं अकबर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकबर को देखेंगे, ठीक है। और सबसे पहले देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए अकबर का जो जन्म हुआ था वो अब पहले देखेंगे हम लोग अकबर कब पैदा हुए थे। तो अकबर का जन्म हुआ था तो 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर 1500 ठीक है 42 में इनका जन्म हुआ था। 1542 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को इनका जन्म हुआ था, किसका, अकबर का। मैंने आपको जब हुमायूं पढ़ाया था तो हुमायूं में मैंने बताया था आपको, हुमायूं जो है, ठीक है, हुमायूं और क्या है शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में क्या है, युद्ध होता है, ठीक है। शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? एक तो आपका शेर शाह सूरी के बीच में कौन सा युद्ध होता है, एक तो होता है 1539 में होता है, एक होता है 1540 में होता है, ठीक है। 2 युद्ध आपको याद होने चाहिए क्योंकि मैंने अभी लास्ट टाइम कल ही आपको पढ़ाया था। तो एक होता है आपका 1539 को होता है, ठीक है, और एक होता है 1540 को होता है। 1539 को कौन सा युद्ध होता है? चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध होता है। और 1540 को कौन सा युद्ध होता है? कन्नौज का युद्ध होता है। होता क्या है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके चलेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक है। अभी हम लोग किससे कैसे रिलेट करना है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना है एग्जाम में, आपको बिल्कुल भी वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। लिंक करके चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में एक 1539 को युद्ध होता है जिसका नाम क्या था, चौसा का युद्ध था, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी क्या है, हुमायूं की ही हार होती है, हुमायूं की मतलब हार होती है और वो क्या है अपना जान बचा करके वहाँ पर उसको बचा लिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1540 में फिर जो है क्या है बिना तैयारी की क्या है फिर से यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है, यानी कि हुमायूं की कोई भी तैयारी नहीं थी लेकिन उसको बदला लेना था, फिर से शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध आता है। फिर इसमें क्या होता है, हुमायूं की क्या है बहुत बुरी तरीके से हार होती है, बहुत बुरी तरीके से हार होती है और उसको जान बचा करके यहाँ से भागना पड़ता है। और ये भाग करके कहाँ जाता है ये मैंने आपको बताया था, लाहौर होते हुए ठीक है सिंध प्रांत यहाँ पर पहुँचता है, सिंध प्रांत होते हुए, यानी कि सिंध प्रांत आपका ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका पाकिस्तान, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाहौर होते हुए ये अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पहुँचता है, ठीक है। अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ पहुँचता है, समझ में आया, यानी कि कौन से राणा, वीरसाल, ठीक है। अमरकोट के जो राणा वीरसाल थे उनके यहाँ पहुँचता है और वहीं पर क्या है, यहाँ पर इसका अकबर का जन्म होता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि अकबर का जन्म कब होता है, जब ये भाग करके चला जाता है ना, तब उसी बीच में जब ये मतलब बाहर होता है, ठीक है, तो उसी बीच में क्या है अकबर का जन्म होता है, किसका, अकबर का जन्म होता है। यानी कि उसी बीच क्या होता है, हमीदा बानो से शादी होती है और फिर हमीदा बानो से अकबर का जन्म यहाँ पर होता है, ठीक है, समझ में आया। अकबर की माता का नाम क्या था, हमीदा बानो इनकी माता का नाम था, हमीदा बानो इनकी क्या है माता का नाम था। और उनके जो है फादर का नाम क्या था, हुमायूं, इनके फादर का क्या नाम हो जाएगा, हुमायूं। और बाबर उनके कौन थे, दादा, बाबर इनके कौन थे, ये हो जाएंगे दादा हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बाबर इनके कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दादा, ये इनके बेटे और ये इनके बेटे। इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से कब इनका जन्म हुआ था, इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। पहले इसको इरेज करते हैं हम लोग।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अमरकोट के किले में राजा वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अकबर का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है महान, इसका मीनिंग क्या होता है महान, यानी कि कह सकते हैं ग्रेट, ठीक है। अकबर का मीनिंग क्या होता है, महान होता है। और जाहिर सी बात है आपको पता है 1556 में हुमायूं की क्या है मृत्यु हो गई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कैसे हो गई थी, सीढ़ी से गिरने की वजह से, सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कहा जाता है, देखिए भाग करके हुमायूं गया था, ठीक है, फिर आया फिर गया, इस तरीके से कहा भी जाता है। कौन सा ऐसा मुगल शासक है जो लड़खड़ाते हुए आया और लड़खड़ाते हुए चला गया, तो वो कौन सा शासक था, तो इस वजह से आपको याद रखना है ये कौन सा, हुमायूं ही था, ठीक है, यानी कि जो सीढ़ी से गिरकर जिसकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। जाहिर सी बात है जब इसके फादर की जल्दी डेथ हो गई तो इसको क्या है, अकबर को जल्दी ही इसको क्या है राज्याभिषेक इसका हो गया। तो 14 साल का था तब इसका राज्याभिषेक हो गया था। और बैरम खान जो है क्या है इसके संरक्षक के रूप में काम करता है, यानी कि कह सकते हैं सारा चीज़ें कौन देखता था, बैरम खान देखता था, ठीक है, क्योंकि 14 साल का बच्चा क्या कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 14 वर्ष की उम्र में ये क्या है दिल्ली की गद्दी पे बैठा, कौन, अकबर। 14 साल की उम्र में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा, अकबर बैठा। कब इसका राज्याभिषेक हुआ था, 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी 1556, 14 फरवरी 1556 को इसका राज्याभिषेक होता है। किसका, यानी कि यहाँ पर 13-14 साल का होगा। आप इसको काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 13 साल या 14 साल, बुक में अलग अलग तरीके से मिल जाता है, आपको यहाँ पर सन याद रखना है, ठीक है, समझ में बात है। तो इस तरीके से आपने देख लिया। इसके बाद देखेंगे इसका जो है बचपन का नाम क्या था, इसका अकबर का बचपन का नाम या सॉरी अकबर का पूरा नाम क्या था, तो कौन सा हो जाएगा, आपको याद रखना है इसका जो है पूरा नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका पूरा नाम क्या था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है, मोहम्मद अकबर इसका क्या है पूरा नाम था, ठीक है, मोहम्मद अकबर जो है इसका पूरा नाम था। पूछा जाए तो आपको बिल्कुल याद रखना है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो है अकबर का पूरा नाम था, जिनका जन्म कहाँ हुआ, तो वीरसाल के यहाँ हुआ था। मीनिंग क्या है अकबर का, तो महान हो जाएगा। गद्दी पर कब बैठा है, तो ये 1556 में गद्दी पर बैठा, कौन, अकबर। समझ में, अकबर में इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं यहाँ पर। अब मैंने आपको बताया इनका पूरा नाम यहाँ पर हो गया। इसके अलावा इन्होंने एक धर्म चलाया था, कौन सा, दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाया था, ठीक है। दीन इलाही नाम का धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा दीन इलाही धर्म किस मुगल बादशाह ने चलाया था, तो आपको याद रखना अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। एक इन्होंने नीति बनाई थी जिसका नाम क्या था, सुलाह कुल नीति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सुलाह कुल, ठीक है, सुलाह कुल जो है नीति जो है किसने चलाई थी, तो आपको याद रखना किसने चलाई थी, ये भी आपको अकबर ने चलाई थी। किसने चलाई थी, अकबर ने चलाई थी। समझ में आया। अब यहाँ पर हम दीन इलाही की बात करें तो दीन इलाही जो धर्म था, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन सा हिंदू शासक था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो वो आपको याद रखना है बीरबल था। कौन था, बीरबल था, ठीक है। बीरबल का बचपन का नाम क्या था, महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। तो आपको याद रखना, पूछा जाए क्वेश्चन आपका कौन सा ऐसा हिंदू शासक था जिसने सबसे पहले, ठीक, कौन सा ऐसा हिंदू प्रथम प्लस अंतिम शासक था जिसने सबसे पहले दीन इलाही धर्म स्वीकार किया, तो आपको को याद रखना है बीरबल को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस वजह से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। समझ में आ गया बीरबल के बारे में। आगे हम देखते हैं यहाँ पर आपको पता है अकबर के काल में 9 रत्न थे। अकबर के काल में यहाँ पर आपको 9 रत्न मिल जाते हैं। कौन कौन से 9 रत्न, क्वेश्चन कैसे आएगा, 4 ऑप्शन दे देंगे, वहाँ पर पूछा जाएगा इनमें से 9 रत्न में से कौन नहीं आते हैं, ठीक है, पूछा जाएगा 9 रत्न में से कौन से इसमें नहीं है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें कि आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि 9 के 9 है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना। तो इसमें से पूछा है कौन से इसमें 9 रत्न में से नहीं आते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहले आपको याद रखना है बीरबल, आपको याद ही रहेंगे। उसके अलावा याद रखना अबुल फजल, ठीक है, तानसेन हो जाएंगे, राजा भगवान दास हो जाएंगे, अब्दुल रहीम खाना हो जाएंगे, राजा टोडरमल हो जाएंगे, राजा मान सिंह हो जाएंगे, मुल्ला दो प्याजा हो जाएंगे और हकीम हुकाम। तो ये क्या है, आपके 9 रत्न थे अकबर के काल में, ठीक है। तो ये 9 रत्न के रूप में जाने जाते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ट्रिक वाइज चीज़ें आपको एग्जाम में मिल जाती हैं, इस वजह से आपको इसको लर्न करना है। समझ में बात आई। अब हम बात करेंगे जितने भी ये 9 रत्न थे उनमें क्या क्या चीज़ें मतलब थी, किस तरीके से क्या इनका काम था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बीरबल को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीरबल को, यहाँ पर देखेंगे,
ठीक है। बीरबल कौन था, तो ये यहाँ पर था युद्ध सलाहकार था। कौन था ये बीरबल, युद्ध सलाहकार के रूप में इसे जाना जाता है। कौन सा कलर ले लूँ, ब्लू ले लेती हूँ। ठीक है, तो बीरबल कौन था, ये युद्ध सलाहकार था, साथ में क्या था, कवि भी था। बीरबल क्या है, युद्ध सलाहकार था, साथ में कवि भी था। बचपन का नाम मैंने बता दिया आपको, महेश दास है। ठीक है, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू और शासक कौन था, तो आपको याद रखना है, आपको बीरबल को याद रखना है। तो ये पॉइंट्स आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने, इस तरीके से पॉइंट आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। फिर इसके बात करें अबुल फजल की। अबुल फजल में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या स्पेशल चीज़ें थी जिस वजह से इनको नवरत्न कहा गया, तो ये क्या थे, ये इतिहासकार थे, यानी अकबर के काल में क्या थे, ये इतिहासकार थे जिन्होंने, आपको पता है, अकबरनामा लिखा है। ठीक है, अकबरनामा लिखा है, और अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया, जल्दी से बताइए, तो ये क्या है, फारसी भाषा में लिखा है। ठीक है, फारसी भाषा में लिखा। ठीक है, किसने, अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखा। अकबरनामा के बारे में जब हम लोग आगे इनकी जब बुक्स पढ़ेंगे, यानी वो क्या कहते हैं, साहित्य पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग अकबरनामा को कायदे से डिटेल से समझेंगे, कितने पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि अबुल फजल में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मतलब जितने भी नवरत्न हैं उसको अलग अलग चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जब साहित्य वाली चीज़ें पढ़ेंगे, साहित्य वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अकबरनामा के लेखक कौन हो जाएंगे, ये अबुल फजल हो जाएंगे, इतिहासकार थे। और पंचतंत्र का फारसी अगर भाषा में अनुवाद पूछा जाए किसने किया है, तो आपको याद रखना अबुल फजल ने किया है, यानी कि पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद भी किसने किया है, अबुल फजल ने किया है। अकबरनामा भी क्या है, फारसी भाषा में लिखी गई है, अकबरनामा भी फारसी भाषा में लिखी गई है, किसने, अबुल फजल ने, ये भी आपकी फारसी भाषा में हो जाएगी। और जो पंचतंत्र है इसका भी फारसी में अनुवाद किसने किया है, फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो ये भी आपके कौन से हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी है, याद करनी, जितने भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो चीज़ें सारे ही आपको याद करने, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं बता रही, जितने भी मैं पॉइंट्स बता रही वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं हम तानसेन की। तानसेन किसके रूप में आपको याद रखना है, संगीतज्ञ के रूप में याद रखना है। ठीक है, तो तानसेन आपको पता है ये कौन थे, संगीतज्ञ थे, बहुत अच्छे से आपको पता है। ठीक है, पूरी स्टोरी भी आपको पता होगी। एक बार जो है क्या कहते हैं, ये अपने गुरु के पास ले गए थे, अकबर को ले गए थे। ठीक है, वो अकबर को मतलब जो अकबर था वो तानसेन की तारीफ कर रहा था, तो उसने कहा कि मतलब आप हमको देख रहे, मेरे गुरु को मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाते हैं। ठीक है, फिर तानसेन ने गाना शुरू किया, गाने में कड़ी कुछ गलत गाई, फिर उन्होंने, उनके गुरु का मतलब मन नहीं था गाने का, तो उन्होंने गाना शुरू किया और फिर गाने में एक कड़ी गलत गाई, तो उसको करेक्ट करने के लिए उनके गुरु को गाना पड़ा। ठीक है, उनके गुरु का नाम क्या था वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल करके चीज़ें बता दी, तो आपको समझ में ये चीज़ आई होगी। ठीक है, फिलहाल इससे आपको कोई मतलब नहीं है। फिर इसके अलावा हम बात करें राजा भगवान दास। ठीक है, ये भी नवरत्न में से आते हैं, राजा भगवान दास। अब ये कौन थे, ये क्या थे, आमेर के जो राजा थे भारमल, उनके पुत्र थे, और जो क्या है, जोधाबाई के क्या है, भाई थे। ठीक है, ये कौन थे, जोधाबाई के भाई थे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आपको चीज़ें पता भी होंगी पहले से। ठीक है, तो राजा भगवान दास कौन थे, जोधाबाई के भाई थे, और आमेर की ही तो ये जोधाबाई किससे रिलेटेड, आमेर से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है, आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, भारमल के पुत्र थे, और राजा भगवान दास जोधाबाई के क्या थे, भाई थे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे नवरत्न में कौन आएंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये क्या थे, ये राज कवि थे। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना क्या थे, ये राज कवि के रूप में यहाँ पर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं राजा टोडरमल। देखिए, जिसके में जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस वही चीज़ें देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगर अब्दुल रहीम खान के बारे में चीज़ें देखने लगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखने को कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम लोग मुगल काल को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मुगल कालीन जो चित्रकला, यानी कि कहने का मतलब जो आर्ट में रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछेंगे वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मुगल कालीन जो इतिहास जो होता है वो चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को इतिहास के पूरा नहीं देखना है। ठीक है, यानी कि अगर आप जीके जीएस को क्वेश्चंस का जीके जीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर तो चीज़ें आपको यहाँ पर और भी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आर्ट में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा हम बात करें राजा टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल की बात करें तो ये क्या थे, राजस्व मंत्री थे। ठीक है, जिसको क्या कहते थे, दीवान। ठीक है, ये राजस्व मंत्री थे अकबर के काल में। ठीक है, टोडरमल, बस इतना ही आपको समझना है, बस इसलिए इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको क्वेश्चन वहाँ पर याद रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें राजा मान सिंह। ये क्या थे, मुख्य सेनापति थे। ये क्या थे, मुख्य सेनापति थे। ठीक है, यानी कि सेना में, ठीक है, सेनापति थे। इस एक मिनट कैसे लिख दिया मैंने,
पति थे। ठीक है, याद रखना कौन, किसकी मैं बात कर रही हूँ, राजा मान सिंह की यहाँ पर बात हो रही है। फिर है मुल्ला दो प्याजा। अब मुल्ला दो प्याजा क्या करते थे, जो मुल्ला दो प्याजा थे वो खाने में क्या है 2 प्याज एक्स्ट्रा खाते थे, इस वजह से इनको अकबर क्या कहते थे, मुल्ला दो प्याजा कहते थे। ठीक है, तो मुल्ला क्या करते थे 2 प्याज जो है अलग से खाते थे, इस वजह से कहा जाता है अकबर इन्हें क्या नाम इन्होंने दे दिया, 2 प्याजा नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर याद रहेगा। क्लियर। ये कहाँ के थे, तो ये अरब के थे। ठीक है, और हुमायूं के समय में ये क्या है भारत आए थे। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा जो थे, जो अकबर के फादर थे हुमायूं, तो हुमायूं के समय में ये क्या है भारत आए थे। कौन, मुल्ला दो प्याजा। समझ में बात आई। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हकीम हुकाम। ये क्या थे, एक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं, सलाहकार के रूप में, बस इतना ही आपको याद रखना, सलाहकार। ठीक है, समझ में। ये भी क्या है नवरत्नों में से एक है। ठीक है, नवरत्नों में शामिल है। क्लियर। तो इस तरीके से हमने सारे नवरत्न के बारे में देख लिया। आगे हम देखते हैं सारी चीज़ें। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया अकबरनामा, तो अकबरनामा किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी। किस भाषा में लिखी, फारसी भाषा में लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखने, किस भाषा में लिखी मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना क्या थी, फारसी थी। अकबरनामा किस में लिखी गई, तो ये भी क्या है किस में लिखी गई, तो ये भी आपकी फारसी में लिखी गई। तो इस तरीके से आपको अच्छे से चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बताइए। और मैंने आपको बताया था बाबरनामा। ठीक है, तुझके हाँ बाबरनामा शायद बताया था, तो बताइए बाबरनामा जो है, ठीक है, वो किस भाषा में लिखी गई, जल्दी से बताइए। बाबरनामा जो है किस, जिसे बोल सकते हैं तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई और किसने लिखी गई, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी गई और किसने लिखी, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जितनी भी चीज़ें मैं पूछ रही हूँ वो कल की क्लास में सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको भाई अपनी तरफ से भी देना है, जिससे मुझे पता चल सके कि आपको कल का कुछ याद भी है कि सब भूल गए। इसके बाद बात करते हैं कि अकबर की पत्नियों के बारे में। ठीक है, तो अकबर की यहाँ पर वैसे तो बहुत सी पत्नियाँ होंगी, यहाँ पर मेन पत्नी देख लेते हैं कौन कौन सी इनकी जो है पत्नियां हैं। तो एक तो आपको रुकैया बेगम अच्छे से याद होगा, इसके अलावा सलीमा बेगम अच्छे से याद होगा, और जोधा बाई को तो बिल्कुल आप याद ही होगा। ठीक है, तो रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और सलीमा बाई, इस तरीके से सलीमा बेगम भी आता है। ठीक है, और मतलब इस तरीके से सलीमा याद रखिएगा, सलीम यहाँ लिख गया है, सलीमा याद रखिएगा। ठीक है, सलीम लिख गया है, इसको आपको सलीमा याद रखना है। ठीक है, तो रुकैया बेगम, सलीमा बेगम और जोधा बाई जो है इनकी क्या है पत्नी थी, और जोधा बाई का ही पुत्र कौन था, जहांगीर था। ठीक है, अगर पूछा जाए जहांगीर की माँ का नाम क्या था, तो जोधा बाई था। क्लियर। फिर हम बात करें 1558 से अकबर ने विशाल पैमाने पर चित्र बनवाने क्या है शुरू कर दिए, और यही से कहा जाता है मुगल चित्रकला का आरंभ होता है। 1558 से क्या है बड़े पैमाने पे, ठीक है, लार्ज स्केल पे क्या करा उन्होंने चित्र बनवाने शुरू किए, और कहा जाता है मुगल चित्रकला यहीं से शुरू होती है, ऐसा कहा जाता है। समझ में बात आई, तो इसलिए 1558 आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकबर की चित्रशालाएं। अकबर ने कई चित्रशालाएं बनाई। कितनी चित्रशालाएं बनाई, 3 चित्रशालाएं बनाई। एक तो आपका आगरा में बनाई, ठीक है, दूसरी आपकी फतेहपुर सीकरी में बनाई, फिर आपकी लाहौर में बनाई। ठीक है, तो फिर क्या है सबसे पहले आगरा में, फिर फतेहपुर सीकरी में, फिर लाहौर में, और फिर से इन्होंने आगरा में बनाई। ठीक है, तो 3 जगह क्या हो जाएंगी, 3 ही हो जाएंगी। ठीक है, आगरा में पहले बनाई, फिर फतेहपुर सीकरी में बनाई, फिर आपकी लाहौर में बनाई, और फिर से क्या है जो है आगरा में बनाई। तो इस तरीके से कितनी जगह बनाई, तो आपको 3 जगह ही याद रखना है। कितनी जगह बनाई, 3 जगह ही आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी चीज़ें बता रही हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक चीज़ याद रखनी है अच्छे से। PDF आपको तभी मिलेगा जब आपका पूरा मुगल काल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मुगल कालीन चित्रकला जब पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल स्टडी एडिशनों पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को रिवीजन कर सकते हैं। वैसे तो आप लोग अपने साथ नोट्स बनाया करिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें मैं डिटेल से बताती हूँ, वो आप नोट डाउन करेंगे तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, वीडियो को भी आप 2 बार देख सकते हैं, एक बार आप कायदे से देख लीजिए, एक बार स्पीड से देख लीजिए, तभी भी आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अकबर का कला प्रेम।
यानी कि अकबर का कला के प्रति जो प्रेम था उसकी हम बात करते हैं। देखिए, बचपन में अकबर ने अब्दुल समद शिराजी से कला की शिक्षा प्राप्त की। कहा जाता है अकबर ने और हुमायूं ने अब्दुल समद शिराजी से कला की शिक्षा प्राप्त की। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब्दुल समद शिराजी से, ठीक है, अकबर ने और प्लस हुमायूं ने कला की शिक्षा प्राप्त की, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आईने अकबरी के अनुसार अगर हम बात करें तो बचपन में अकबर ने एक चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? हेमू का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? हेमू का चित्र बनाया था। यानी कि आईने अकबरी में ऐसा मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने बचपन में एक चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? हेमू का चित्र बनाया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हेमू का चित्र किसने बनाया था, तो आपको याद रखना है किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। किसमें ऐसा लिखा मिलता है, तो आपको याद रखना आईने अकबरी में लिखा मिलता है। किसमें लिखा मिलता है? आईने अकबरी में लिखा मिलता है। क्लियर? आगे हम बात करें, हाँ थोड़ी सी चीज़ें और इसमें यहाँ पर याद रखनी है कि थोड़ी सी चीज़ें और यहाँ पर सुन लीजिए और लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुझके जो जहांगीरी है, ठीक है, उसके अनुसार अकबर को भवन कला तथा चित्रकला दोनों में विशेष रुचि थी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ तुझके जहांगीरी के अकॉर्डिंग, तुझके, ठीक है, तुझके जहांगीरी के हिसाब से अकबर को क्या है, जहांगीरी के हिसाब से अकबर को भवन कला, ठीक है, भवन कला और जो है क्या है चित्रकला, भवन कला प्लस चित्रकला दोनों में क्या है काफ़ी जो है रुचि थी। ठीक है, अब जाहिर सी बात रुचि होगी तभी तो ये यहाँ पर चित्र बनवाए थे, अभी मैंने पीछे बताया आपको। तो यहाँ पर भवन कला और चित्रकला दोनों में इनकी रुचि थी। किसके अकॉर्डिंग? तुझके जहांगीरी के अनुसार। क्लियर? इसके अलावा आपको याद रखना है अकबर के साहित्य व कला प्रेमी की तुलना किससे की गई है? हिंदू शासक थे कौन से? चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर बात हो रही। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे क्या कहा जाता था? विक्रमादित्य। सुनिए यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, जो आपके गुप्त वंश के थे। ठीक है, यहाँ पर मैं गुप्त वंश की बात करूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं करूँ। तो यहाँ पर चंद्र यहाँ लिख देती हूँ जिससे कि आप यहाँ पर देख के समझ जाएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक मिनट विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके साहित्य व कला प्रेम की तुलना किससे की गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की गई है। जो ये किस वंश के थे? ये गुप्त वंश के थे। किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आते हैं? तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। फिर कौन आते हैं? समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं। ठीक है, फिर कौन आते हैं? फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाते हैं। ठीक है, पहले भी चंद्रगुप्त और आखिरी भी चंद्रगुप्त। ठीक है, समझ में बात आई मैं क्या बता रही हूँ? कि यहाँ पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि गुप्त वंश की अगर बात करें, गुप्त वंश की अगर बात करें सबसे पहले कौन आएंगे? चंद्रगुप्त। फिर आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, चंद्रगुप्त को महाराज धीराज, समुद्रगुप्त हो जाएंगे भारत का नेपोलियन और चंद्रगुप्त द्वितीय कौन हो जाएंगे? विक्रमादित्य हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा देख लिया। अब तो आपको चीज़ें ज़रूर याद रहेंगी। ओके, आगे हम बात करते हैं, आगे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। हाँ, अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार। अब देखिए अकबर के टाइम में काफ़ी हिंदू चित्रकार भी थे और काफ़ी आपको मुस्लिम चित्रकार भी थे। अब किस तरह से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आईने अकबरी के हिसाब से, ठीक है, अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति कर रखी थी। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ कर रखी थी? फतेहपुर सीकरी में कर रखी थी। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा यहाँ पर आपको चित्रकार मिल जाते हैं आईने अकबरी के हिसाब से। ठीक है, यानी कि अकबर ने आईने अकबरी के हिसाब से अकबर ने अपने फतेहपुर सीकरी में 100 से ज़्यादा, 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति क्या है कर रखी थी। ठीक है, समझ में बात आई? जिसमें क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ, जिसमें क्या है आपको मैं बताती हूँ, इसमें क्या है, किसमें? आईने अकबरी की बात हो रही। ठीक है, जिसमें क्या है 13 हिंदू उच्च कोटि के आपको चित्रकार मिल जाते हैं। किसमें? आईने अकबरी के हिसाब से 13 उच्च कोटि के हिंदू चित्रकार मिल जाते हैं और 4 आपके उच्च कोटि के मुस्लिम चित्रकार मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको बता दूँ। किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आईने अकबरी के अनुसार, ठीक है, आईने अकबरी के अनुसार
कितने हिंदू चित्रकार थे और कितने मुस्लिम चित्रकार थे। ठीक है, इसमें हिंदू चित्रकार कितने थे और मुस्लिम चित्रकार कितने थे। तो 13 यहाँ पर हो जाएंगे हिंदू चित्रकार के रूप में, आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और 4 आपके हो जाएंगे मुस्लिम चित्रकार, 4 आपके हो जाएंगे मुस्लिम चित्रकार। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इस वजह से आपको ये याद रखना है। समझ में, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। अब देखेंगे, क्योंकि आईने अकबरी के हिसाब से पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है और दोनों में तभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक तो आपका आईने अकबरी हो गया और एक आपको पूछा जाता है बकायदे बाबरी पूछा जाता है। ठीक है, अभी इसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आईने अकबरी के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 13 हिंदू चित्रकार और 4 आपके मुस्लिम चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से यहाँ पर मेन चित्रकार के रूप में आपको याद रखना है। हिंदू चित्रकार में देखेंगे तो सबसे पहले आपको माधव को याद रखना है, केशव को याद रखना है, जगन्नाथ को याद रखना है, दसवंत को याद रखना है, बसावन को याद रखना है, मुकुंद को याद रखना है, तारानाथ को याद रखना है, सावलदास को याद रखना है, महेश को याद रखना है, हरवंश को याद रखना है। ठीक है, तो इन यानी कि आदि लगा हुआ, यानी कि इसके अलावा भी थे। समझ में आया। तो माधव, केशव, जगन्नाथ, दसवंत, बसावन बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मुकुंद, तारानाथ, सावलदास, ठीक है, महेश और हरवंश, ये आपके हिंदू चित्रकारों में आएंगे। ठीक है, इनमें भी देखेंगे इनमें कौन कौन से चित्रकारों को हम लोग को लर्न करना है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें समझनी चित्रकारों में। ठीक है, वो हम लोग कल के पार्ट में देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मुस्लिम चित्रकार में कौन कौन से आ जाएंगे, तो फारूक वेग आ जाएंगे, जो कहाँ के थे, ईरान के थे। कहाँ के थे, ये ईरानी थे। अब्दुल समद शिराजी, मैंने आपको कई बार बताया, अभी बताया था आपको, अब्दुल समद शिराजी से हुमायूं ने और प्लस अकबर ने, दोनों ने कला की शिक्षा ली थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब्दुल समद शिराजी को आपको अच्छे से याद रखना है। ये कहाँ के थे, सिराज नगर के थे, इसी वजह से इनको शिराजी कहा जाता है। ये कहाँ के थे, सिराज नगर के थे, इसी वजह से इनको शिराजी कहा जाता है शायद। मीर सैयद अली फिर हो जाएंगे। मीर सैयद अली ये कहाँ के थे, तबरेज़ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, तबरेज़ के निवासी थे। फिर हम बात करें मिस्किन क्या थे, ये क्या थे, भारतीय मुस्लिम थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन से इनमें से ऐसे हैं जो भारतीय मुस्लिम हैं, तो आपको याद रखना मिस्किन जो थे वो भारतीय मुस्लिम थे, यानी कि मुस्लिम थे और प्लस कहाँ के थे, भारत के ही थे, ये बाहर से नहीं आए थे। जैसे कि आपने फारूक वेग को देखा, ये ईरान के थे। अब्दुल समद शिराजी को देखा तो ये सिराज नगर के थे। ठीक है, मीर सैयद अली को देखा तो ये कहाँ के, तबरेज़ के थे। लेकिन मिस्किन जो थे क्या है, भारत के ही थे। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बकायदे बाबरी के अनुसार अकबर की चित्रशाला में। ठीक है, अभी मैंने अभी ये कहा था आपको, एक तो आपका हो गया ये वाला आईने अकबरी के हिसाब से, एक आपका क्वेश्चन पूछ लिया था बकायदे बाबरी के अनुसार अकबर के काल में कितने हिंदू चित्रकार थे, कितने मुस्लिम चित्रकार थे। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखा है और उसी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आईने अकबरी, अगर आपसे पूछा जाए आईने अकबरी पूछा जाता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जिससे कि आप दोनों में समझ पाएँ। आईने अकबरी में पूछा जाता है तो आपको याद रखना 13 क्या हो जाएंगे, 13 आपके हो जाएंगे हिंदू चित्रकार। ठीक है, और आपके जो है क्या कहते हैं 4 आपके हो जाएंगे मुस्लिम। ठीक है, 4 आपके हो जाएंगे मुस्लिम चित्रकार। ठीक है, अगर इसके हिसाब से पूछा जाए तो 19 हो जाएंगे आपके हिंदू चित्रकार, 19 हो जाएंगे आपके हिंदू चित्रकार और 3 हो जाएंगे आपके मुस्लिम चित्रकार। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और यहाँ पर कंफ्यूजन बस आपको इन्हीं दोनों में से होगा। ये वाला 13-4 में कंफ्यूजन और 19-3 में कंफ्यूजन, बस आपको इसी में होगा। समझ में आए। तो आईने अकबरी में 4 मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है, और 13 हिंदू हो जाएंगे, और बकायदे बाबरी में 3 मुस्लिम हो जाएंगे और 19 हिंदू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ समझ के याद करनी है जिससे कि आप एग्जाम में आंसर दे पाएँ, आंसर सही कर पाएँ। क्योंकि आधे क्वेश्चन में क्या होता है, आपका कन्फ्यूज़न ही होता है। जब आप LT ग्रेड का जब एग्ज़ाम देंगे, मैं आपको बताती हूँ, जब आप LT ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे आर्ट्स से, ठीक है, अगर आपके पास बीएड होगा, अगर आपके पास बीएड होगा तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होती है और इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं और उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाता है, तो क्या होते हैं आपके माइनस नंबर हो जाते हैं। इसी वजह से लास्ट टाइम काफ़ी सीटें इसमें भी खाली पहुंच गई थी, यानी कि LT ग्रेड में काफ़ी सीटें खाली चली गई थी। क्यों खाली चली गई थी, क्योंकि यहाँ पर पासिंग नंबर क्या है 40% आपको क्वालिफाइंग नंबर दे रखा था। ठीक है, तो जिसने क्वालिफाई जो नहीं कर पाए वो क्या हो गए थे, मेरिट से बाहर हो गए थे। इसी वजह से कुछ सीटें क्या है खाली भी रह गई थी। ठीक है, हालांकि TGT और PGT में माइनस मार्किंग नहीं होती, KVS में भी माइनस मार्किंग नहीं होती है।
ठीक है। लेकिन आपकी LT ग्रेड की अगर आप प्रेपरेशन करें, आपने B.Ed कर रखा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रह के आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे हम बात करें यहाँ पर, हाँ सारी चीज़ें हो गई, सारी चीज़ें होगी। आगे हम लोग कौन कौन से देखेंगे, देखिए किन के बारे में कलाकार देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मीर सैयद, ठीक है। कौन कौन से आगे हम देखेंगे कलाकार, देखिए कौन कौन से कलाकार देखेंगे यहाँ पर, समझिए। मीर सैयद, ठीक, मीर सैयद अली, ठीक, डिटेल में इनको पढ़ेंगे कल की क्लास में। फिर हम किनको देखेंगे, अब्दुल समद शिराजी, ठीक है। अब इसी में अगर शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है, फिर अब जाहिर से मीर सैयद अली को बताएंगे तो यहाँ पर शिराजी रह जाएंगे। तो एक साथ करेंगे जिससे कि चीज़ें समझ में आए, एक साथ कलाकार देखेंगे, अब्दुल समद, ठीक, अब्दुल समद शिराजी यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर कौन से देखेंगे, ठीक है, अब्दुल समद शिराजी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से देखेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग समझेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हम लोग। फिर देखेंगे दसवंत को, ठीक है, दसवंत जिससे क्वेश्चन पूछे आते हैं बस वही देखना हम लोग को, दसवंत देखेंगे। फिर आपको कौन से देखेंगे, बसावन। ये सब आपकी क्या है, अकबर के काल के कलाकार हो जाएंगे, अकबर के काल के कलाकार हो जाएंगे। समझ में आया, अकबर के काल के कलाकारों में हम इन सबको देखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ये जो कलाकार हैं ये किसके काल के हैं, मुगल काल के, सॉरी अकबर के काल के, हुमायूं के काल के, या शाहजहां के काल के, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर हम किसको देखेंगे, मिस्किन, ठीक है। फिर हम किसको देखेंगे, मिस्किन। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर किसको देखेंगे, फारूक वेग, ठीक है, फारूक, ठीक है, फारूक वेग, इनको फारूक वेग हम देखेंगे, एक मिनट, फारूक वेग, ठीक है। तो इन सब कलाकारों को हम लोग देखना है। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे केशव को, ठीक है, केशव को देखेंगे। फिर किसको देखेंगे हम, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मिल जाएंगे अकबरकालीन जो चित्रित ग्रंथ हैं, हमजानामा है, ठीक है, पंचतंत्र वाला है, और ठीक है, और जैसे कि मतलब कह सकते हैं कौन कौन से हो जाएंगे, कुछ पता ही, हाँ तूतीनामा हो जाएंगे, दीवाने हाफिज हो जाएंगे। तो बहुत से यहाँ पर साहित्य को भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।